जय हिंद। तो आइए आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन को आगे लेकर चलते हैं और यह प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया आपके लिए प्रकाश का परावर्तन पार्ट 1। आप पार्ट 1 जरूर देखिए, तभी यहाँ से पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि मैं जो पार्ट 1 में लास्ट किया हूँ ना, उसी से शुरू करेंगे। लास्ट जो हुआ है पार्ट 1 में, अब हम पार्ट 2 में वहीं से शुरू करने वाले हैं, ताकि सभी विद्यार्थियों को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ना लगे कि जैसे तैसे क्लासेस चल रही है ना। इसलिए इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ता है कि बच्चों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। मैं आपसे वादा किया हूं कि आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं, बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सभी की तैयारी कराई जाएगी। तो आप बोर्ड पर ध्यान से सुनिएगा, जितनी बात मैं समझाऊंगा मेरी बातों को सीखना समझना, क्योंकि मैं जितना बोलूंगा ना आपको यहीं पे याद हो जाएगा। मतलब आपको फिर दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप एक बार नोट कर लेंगे तो ज़्यादा आपको याद होगा। तो इसलिए आप शांति से लेक्चर को सुनते रहें ध्यान से। और लिखने का क्रम मैं बताया आपको कि लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको लिखने का क्रम करना है, और लिखने वाला चीज़ें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस करेंगे, फुल कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड, पूरा बढ़िया से आप ध्यान दीजिए तो ज़्यादा आप समझिएगा हमारी बातों को। तो आइए समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन को लेकर चलते हैं बिना किसी देर किए हुए, क्योंकि फालतू का बकवास सही नहीं होता है। इसलिए आपको ज़रूरत है कंटेंट की, हम आपको दे रहे हैं। आप आराम से शांति से बैठ करके समझते रहिए, जहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे वीडियो को, बैठ के सुनते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए। तो चलिए आगे लेकर चलते हैं क्लास को। और हाँ, हर बार मैं जहां से अंत करूंगा अगला वीडियो वहीं से शुरू होगा। इससे क्या होगा, आपको लगेगा बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह क्लासेस चल रही हैं, ठीक ना। लेकिन इतना कर्तव्य आपका भी बनता है कि जितना मैं पढ़ाऊँ ना, उस पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो करके जितने भी वीडियो आएंगे ना, उसका कंटेंट उसी समय उसी क्षण आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं हर कोशिश करूँगा, हर प्रकार का कोशिश करूँगा कि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ें ना हो। चलिए आइए, तो मैं आपको कल पिछले क्लास में प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा रहा था कि अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज को प्रकाश पुंज भी कहते हैं, और हमने बताया था कि समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर है। फिर हमने बताया था अभिसारी प्रकाश पुंज, तो बताया था जब दो या दो से अधिक किरणें किसी बिंदु पर जाकर जमा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अगला बताया था हमने अपसारी प्रकाश पुंज, जब दो या दो से अधिक किरणें किसी बिंदु से बाहर की ओर फैलती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। याद रखना है आपको, आगे काम आने वाला है कि अभिसारी का मतलब जमा होना और अपसारी का मतलब बाहर की ओर फैलना होता है। चलिए, तो आगे की क्लास को लेकर चलने से पहले आपको जो चीज़, जैसे मैंने प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट किया, तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में डायरेक्ट बताएंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसको जानने से पहले बहुत चीज़ों को सीखना जरूरी है। तो इससे पहले आपको माध्यम का ज्ञान होना चाहिए, और यहाँ पर आपको मैं माध्यम के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप कभी सुने होंगे सघन माध्यम, सघन माध्यम, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे विरल माध्यम कि क्या होता है विरल माध्यम, विरल माध्यम। और उसके बाद हम लोग जानेंगे निर्वात। अक्सर आपने नाम सुना होगा निर्वात के बारे में, लेकिन निर्वात कहते किसे हैं ये आप नहीं जानते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आइए समझाता हूँ बारी बारी से। सघन माध्यम का मतलब होता है, नाम से ही पता चल जाता है, सघन। सघन माध्यम का मतलब होता है घनी आबादी। सघन का मतलब क्या होता है, घनी आबादी। अब यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ना कि घनी आबादी पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे जिस माध्यम के कण आपस में सटे होते हैं उसे सघन माध्यम कहा जाता है। जिस माध्यम के कण आपस में सटे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। जैसे कैसे समझेंगे हम एग्जाम्पल के द्वारा, तो समझिए जैसे कांच। कांच सबसे अच्छा उदाहरण है सघन माध्यम का। तो आप जानते होंगे कांच का प्रत्येक छोटा छोटा कण आपस में क्या होता है, सटा होता है। तो कांच किसके कैटेगरी में आ गया, सघन माध्यम के कैटेगरी में आ गया। इसके अलावा हो जाएगा आपका जल। जल के हर एक बूंद आपस में क्या होते हैं, सटे होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कोई कमजोर बल के द्वारा सटा होता है और कोई मजबूत बल के द्वारा सटा होता है। कमजोर बल का सटा होने का अर्थ ये होता है कि उसे आप हाथों से अलग करने का प्रयास कर सकते हैं। बताइएगा, पानी अगर बाल्टी में भरा हुआ है तो उसे हाथ से ऐसे कर सकते हैं ना,
बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनके जो कण हैं आपस में सटे जरूर हैं लेकिन कमजोर बल के द्वारा। जैसे कांच, कांच के टुकड़े को आप हाथ से नहीं कर सकते हैं, कांच के टुकड़े को आप हाथ से नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? अब आप समझिएगा बातों को। उसके अलावे आप बोल सकते हैं यहाँ पर जल के बारे में, उसके बाद बोल सकते हैं घी, तेल, ये जितने भी चीजें आएंगी ना, धातु, ये सभी सघन माध्यम है। ये सब कौन माध्यम है? सघन माध्यम है। लेकिन हर माध्यम में, जैसे लकड़ी, ये सब सघन माध्यम है। लेकिन क्या प्रकाश सबसे थोड़ी ना गुजरेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले जान लीजिए कि सघन माध्यम कौन कौन सा होता है इत्यादि। मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सघन माध्यम के कैटेगरी में आता है। तो कंप्लीट हो गए होंगे। क्या आपको रटने की जरूरत पड़ रही है? नहीं। अगला है विरल माध्यम। किसे कहेंगे विरल माध्यम? तो कहते हैं जिस माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, जिस माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है हवा। हवा में बहुत सारे धूल कण उड़ते रहते हैं जिसे आप नंगे आंखों से नहीं देख सकते। जिस कमरे से वीडियो शूट कर रहा हूं, इस कमरे में ना बहुत सारे धूल कण उड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धूल कण है ही नहीं, है ना? तो इसे देखा जाता है टिंडल इफेक्ट के द्वारा। टिंडल इफेक्ट मतलब प्रभाव जिसको बोलते हैं। ये आपको किरणों के द्वारा दिखाई देगा। कभी कभी आप देखते होंगे अपने एक मकान में बैठे रहते हैं या किसी से रोशनी आती है तो उस रोशनी में धूल कण उड़ते रहता है। वही धूल कण हमेशा उड़ते रहता है वायुमंडल में, ठीक है ना? तो किसे कहते हैं विरल माध्यम? तो बोलेंगे जिस माध्यम के कण आपस में दूर दूर होते हैं, हटे होते हैं, उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वायु। वायु को क्या बोलते हैं हम लोग? हवा बोलते हैं। अब याद रखना, वायु के साथ साथ अगर कोई और पूछे कि एक दो एग्जाम्पल और दीजिए, तो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यहीं से पैदा होता है जिसको हम ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, और नाइट्रोजन बोलिए, नाइट्रोजन। इसके अलावा और भी बोल सकते हैं आप लोग, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत सारा चीज हो जाएगा। आप इतना ध्यान रखें कि जितने भी गैसें हैं ना, वह सारी चीजें क्या कहलाती हैं? वह विरल माध्यम कहलाता है। कंप्लीट। इसका इस्तेमाल अगले चैप्टर में करेंगे, लेकिन यह पढ़ना क्यों जरूरी है आपको बस कुछ ही पल में फर्क पता चल जाएगा। आगे निर्वात किसको कहते हैं जरा समझिएगा, है ना? निर्वात किसको कहते हैं समझना, एक मिनट ध्यान से। कहते किसे हैं? बोलेंगे ये निर्वात, ये दोनों के बारे में हम लोग समझ गए हैं कि जिस माध्यम के कण आपस में सटे होते हैं सघन माध्यम कहलाएंगे। जिस माध्यम के कण आपस में दूर दूर होते हैं वो क्या कहलाएगा? विरल माध्यम कहलाएगा। लेकिन निर्वात किसको कहेंगे? बोलेंगे जिस स्थान पर धूल कण, वायु, गैसें इत्यादि नहीं होता है ना, उसे हम निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। मैं क्या बोला कि जिस स्थान पर धूल कण, वायु, गैसें इत्यादि कुछ भी नहीं होती है उसे हम निर्वात कहते हैं। आप पता करोगे कि जैसे में क्या होगा, तो जैसे में सबसे सटीक एग्जाम्पल है अंतरिक्ष। क्या है? अंतरिक्ष। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में ना तो धूल कण है ना ही वायु है, तो याद रखेंगे कि अंतरिक्ष सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा निर्वात का। तो बातें समझ में आ गई। जिस स्थान पे धूल कण, वायु इत्यादि नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। चलिए, तो आप इतना समझ गए होंगे। तो आप जब लिखिएगा ना कॉपी में तो आपको लगेगा कि अरे ये तो पूरा कंप्लीट मेरे एक साथ हो गया है। चलिए, फिर बाद में मैं स्पीड थोड़ा करने का प्रयास करूंगा क्योंकि आप लोग को थोड़ा स्पीड चाहिए थोड़ा, लेकिन मैं जानबूझ करके धीरे हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे चल रहे हैं इसमें। कुछ बच्चे कमजोर होंगे, उनको भी समझना जरूरी है ना? और ऐसे भी शॉर्टकट नहीं करना चाहिए आदमी को। सीखिए अगला पॉइंट, ये हमारा है माध्यम। अभी सीखा है माध्यम के बारे में। और ये हमारा प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ये है माध्यम, ये है प्रकाश की चाल। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे कि माध्यम और प्रकाश की चाल अभी याद करना है, एग्जाम में छपने वाला सवाल है यहाँ पे। तो माध्यम क्या होता है? तो माध्यम में अभी मैंने बताया निर्वात। निर्वात भी एक प्रकार का माध्यम ही है। अब बताइए निर्वात किसे कहेंगे? तो निर्वात कहेंगे जिस स्थान पर धूल कण, वायु नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। और निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है?
तो 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे देखिएगा, दूसरा बोलेंगे हवा। तो हवा में प्रकाश की चाल, यहाँ पे समझ नहीं आता है कितना को। हवा में प्रकाश की चाल को आप समझने के लिए आप ध्यान से बोर्ड पर सुनिएगा मेरी बातों को। मैंने क्या कहा कि हवा में प्रकाश की चाल उतना ही होता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हवा में प्रकाश की चाल उतना होता है ना जितना निर्वात में होता है, लेकिन हवा के लिए हम लोग लगभग का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हवा में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है ना, तो धूल कण उसे थोड़ा सा, जरा सा रुकावट पैदा कर सकता है। कहे क्यों? क्योंकि हवा में धूल कण होते हैं और धूल कण किसी की चाल में क्या करता है? रुकावटें पैदा करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लगभग। जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या सोचते हो परीक्षा में आपको लगभग मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलिए तीसरा नंबर में आप जानेंगे जल। जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर ना? अभी मैं याद करा दूंगा यहीं पे, पहले आप ध्यान से सुनते रहिए। उसके बाद पढ़ेंगे आप कांच। कांच भी एक प्रकार का माध्यम है, आपको पता होना चाहिए। तो कांच में प्रकाश की चाल आपका हो जाएगा 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा हीरा में प्रकाश की चाल। हीरा में प्रकाश की चाल 1.23 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। हीरा में प्रकाश की चाल ये होता है। अब देखिए बहुत सारे में होते हैं, तारपीन का तेल हो गया, खनिज लवण हो गया, हीरा हो गया, बेंजीन हो गया, बर्फ हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें होता है कि नीलम हो गया, पदार्थ है वैसे जिसमें प्रकाश की चाल निकाला जाता है। अब आपको लगता होगा कि आप लाए कहाँ से, तो इसको सिद्ध करके मैं बताऊंगा। मैं बिल्कुल आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि ये 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड कहाँ से आया, ये 2.25 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड कहाँ से आया, ये 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड क्यों आया, ये 1.23 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्यों आया। मेरे पास हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा आपको कि क्यों आया ये जवाब। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसे मैं दूसरा चैप्टर में बताऊँगा, क्योंकि अभी आप इसको जानकारी के लिए रख लीजिए। तो आप याद कैसे करोगे? तो याद इस तरीके से करना कि हवा में और निर्वात में 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और सभी में तो सेम टू सेम होते हैं ना। सभी में क्या होते हैं? सेम टू सेम हो रहा है 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन याद में लड़का भूलता है, तो भूलता है केवल जल और कांच को। पता ही नहीं चलता है कि जल में क्या और कांच में क्या। बताइए सबसे सघन माध्यम जल और कांच की अपेक्षा कौन सघन ज़्यादा होगा? तो कांच होगा। कांच के कण ज़्यादा आपस में सटे होंगे तो हवा को जाने में रुकावट पैदा करेगा, इसलिए कांच में प्रकाश की चाल जल से कुछ कम होता है और जल में थोड़ा सा क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन हीरा पता है कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। और हीरा में इसीलिए प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। याद रखेंगे, हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। जब हम आपको अपवर्तनांक पढ़ाएंगे ना, तब आपको बतलाएंगे कि कैसे चाल निकाला जाता है। तो उम्मीद है तो आप सीख गए होंगे अच्छे तरीके से। तो इसे एक बार नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें, हालांकि मैं आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। चलो अगले टॉपिक को देखेंगे। अभी तक हमने 2-3 चीज़ को पढ़ा और अच्छे तरीके से समझा, और याद करना है आपको बार बार। 2-3 बार लिखिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए तब जाकर के हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनियस बॉडी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त पदार्थ, इधर से हो जाएगा, सुन, प्रदीप्त पदार्थ जिसको बोलते हैं लुमिनियस बॉडी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अदीप्त पदार्थ,
नॉन लुमिनियस बॉडी, नॉन लुमिनियस बॉडी, ठीक है, नॉन लुमिनियस बॉडी। आइए समझते हैं तीनों को क्या है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल एक बार में तीनों याद हो जाएंगे, कंप्लीट ना, ध्यान दीजिएगा। कहता है आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहेंगे, तो बोलता है ना कि वैसा पदार्थ जो नाभिकीय और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप स्वतः प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। नाभिकीय और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिससे प्रकाश स्वतः निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। सेल्फ लुमिनियस बॉडी, सेल्फ माने स्वयं, खुद, अपने आप, और लुमिनियस मतलब जगमगाना, चमकना, चमकदार होता है। लुमिनियस का हिंदी क्या होता है, रियल हिंदी होता है चमकदार। लुमिनियस का मतलब क्या होता है, चमकदार, चमकना। तो याद रखेंगे सेल्फ लुमिनियस बॉडी, आत्मदीप्त पदार्थ। तो इसका कुछ उदाहरण को समझेंगे। जो नाभिकीय, नाभिकीय का मतलब सूर्य से निकलने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो नाभिकीय का उदाहरण होता है, समझिएगा। जुगनू, देखिए फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, जुगनू, जुगनू एक प्रकार का कीट होता है और इस कीट को आपने देखा होगा कई बार अंधेरों में, जो उड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन आज करीब से देख लीजिए फिगर के माध्यम से। तो जुगनू, इसका मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, सूर्य, और सूर्य के बाद है आपका जुगनू। जुगनू ये आपको नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, यानी नाभिकीय से प्राप्त ऊर्जा होते हैं। अगला है जो नाभिकीय से हो, चाहे किसी तरह से, तारे से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, तारे से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, स्वयं प्रकाश होता है, तारा में स्वयं प्रकाश होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, जैसे लालटेन, लालटेन देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो क्या कह सकते हैं, लालटेन। और उसके बाद आप बोल सकते हैं मोमबत्ती, मोमबत्ती ये है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निकलने वाली प्रकाश की किरणें। बल्ब, बल्ब इत्यादि। बातें समझ में आई। मैंने क्या कहा, आत्मदीप्त पदार्थ उसे कहिएगा जिससे नाभिकीय और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप स्वतः प्रकाश निकलती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आत्मदीप्त पदार्थ, लुमिनियस बॉडी, जैसे सूर्य, जुगनू, तारे, लालटेन, मोमबत्ती, बल्ब। आप सभी से परिचित होंगे। थोड़ा सा जुगनू के बारे में मैंने इसलिए जानबूझकर फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आगे समझिएगा थोड़ा सा कि प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। प्रदीप्त मतलब जलना, देखिए ध्यान दे रहा है, आपको खुद बता रहा है, प्रदीप्त जिसमें प्रकाश हो, बोल रहा है ना, लेकिन इसका डिफिनेशन समझिए क्या होता है। कहता है कि वैसा पदार्थ जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है लेकिन यह दूसरे के प्रकाश से चमकता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। और प्रदीप्त पदार्थ को दीप्त पदार्थ भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, वैसा पदार्थ जिसमें अपना प्रकाश तो नहीं होता है लेकिन दूसरे के प्रकाश से चमकता है। अपना प्रकाश नहीं होता है लेकिन दूसरे के प्रकाश से चमकता है, उसे हम लोग प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे एग्जाम्पल में, क्या बोलिएगा, तो एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूं कि सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है चंद्रमा। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है लेकिन यह दूसरे के प्रकाश से क्या होता है, चमकता है। जिसको हम लोग और भी बोल सकते हैं, बहुत सारे कुछ ग्रह भी हैं, तो ग्रह भी कुछ हैं जिसमें अपना प्रकाश तो नहीं होता है लेकिन यह दूसरे के प्रकाश से क्या होते हैं, चमक जाते हैं। और इसके अलावा एक और भी बोल सकते हैं, किसी विशेष प्रकार का पत्थर, विशेष प्रकार का पत्थर, उस पत्थर में अपना प्रकाश नहीं होता है लेकिन जैसे ही उसमें टॉर्च जलाते हैं या किसी प्रकार का बाहरी किरण आता है, उस पर आपतित होती है, तो वह चमकना शुरू हो जाता है ना। तो जब चमकना शुरू हो जाता है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी विशेष प्रकार का पत्थर, यानी विशेष प्रकार के पत्थर भी क्या, किसके उदाहरण है, प्रदीप्त पदार्थ के उदाहरण है। आइए अदीप्त पदार्थ, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा पदार्थ जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, वैसा पदार्थ जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है लेकिन वह दूसरे के प्रकाश से भी नहीं चमकता है। बात समझ में आया। मैंने क्या कहा कि जिसमें अपना प्रकाश नहीं हो और दूसरों के प्रकाश से भी नहीं चमकता हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे अदीप्त पदार्थ, जिसका एग्जाम्पल बहुत ही शानदार, लाजवाब है, सबसे अच्छा, जिसे ईंट कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, ईंट। तो ईंट, लकड़ी, इतने जो भी मैं लिखाऊंगा ना, बेंच,
किताब, कलम, ये सब सारी चीज़ें क्या है बुआ, तो ये सब सारी चीज़ें दिखाई देने वाली नहीं है, मतलब कि ये सॉरी इससे प्रकाश निकलने वाला नहीं है। ये उसका उदाहरण है जिसको हम क्या बोलते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। आप सोचो कि जितना देर में मैंने लैंग्वेज के द्वारा समझाने का प्रयास किया, शायद इतना देर आप खुद से पढ़ते तो शायद आपको याद नहीं होता। इसलिए कहता हूँ मेरे दोस्त, वीडियो के अंत तक बने रहो और मन से सीखने का प्रयास करो। यह वीडियो आपके लिए अनंत समय के लिए है, यह वीडियो कभी डिलीट नहीं होने वाला। चलिए अगले टॉपिक को देखेंगे। अब बहुत जल्द हम आ रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन पे ही आएंगे, बस 2-3 एग्जाम्पल और है, फटाफट समझ लेते हैं। चलिए, मैंने कहा अगला है परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा, जिसको हम बोलते हैं पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। और एक होता है अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। और एक होता है पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट बॉडी, सॉरी ट्रांसपेरेंट बॉडी, ट्रांसपेरेंट बॉडी। ट्रांसपेरेंट बॉडी देखते होंगे आप लोग, हमेशा जाते होंगे दुकान में, स्टोर दुकान में, तो आप बोलते होंगे मोबाइल वाले को कि मुझे ट्रांसपेरेंट कवर दे दीजिए, है ना, या दुकानदार वाला बोलता है ट्रांसपेरेंट कवर लीजिएगा। तो कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं इसको। ट्रांसपेरेंट कवर का मतलब होता है व्हाइट वाला कवर चाहिए जिसके आपका मोबाइल का बॉडी दिखाई दे, है ना। अगला है अपारदर्शी, जिसको बोलते हैं ओपाक्यू बॉडी, बॉडी ओपाक्यू बॉडी। अगला क्या बोलेंगे, पारभासी ट्रांसलूसेंट बॉडी, ट्रांसलूसेंट बॉडी। अब चलिए तीनों को बारी बारी से समझिएगा, बिल्कुल अच्छे अंदाज में मैं सिखा रहा हूं आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर पे ध्यान देना है और इसका तनिक सा भी टेंशन नहीं लेना कि मैं लिख नहीं पाऊंगा, सिर्फ समझ रहे हैं। बिल्कुल दोस्त मेरे, एक बार समझ लोगे ना तो लिखना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। लिखने के लिए मैं तो वादा किया हूँ ना कि मैं अगर बोर्ड पर लिखाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगा। मैं तो लेक्चर देना चाहता हूँ कि आधा घंटा, पौने 1 घंटा अगर लेक्चर दे दूँ तो आपको 2 दिन के बराबर पढ़ाई हो रही है। इतना देर तो पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेज में भी नहीं होती होगी जितना मैं आपको समझा करके बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ये मौका को गवाइए नहीं दोस्तों, और अपने आप को जोड़ के रखिए ओम साई क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल से, तभी मज़ा आने वाला है आपको पढ़ने का। और हर पल पल का अपडेट आपको देंगे कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, कौन सा क्वेश्चन VVI है, कौन सा ज़्यादा नंबर का आने वाला है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए हमसे और आनंद लीजिए। फ्री ज्ञान मैं दे रहा हूँ, इसका मतलब ये फ्री ज्ञान नहीं दे रहा हूँ मैं शायद पैसा आपसे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपका कीमती, शायद मेरे पैसे से भी क्या होगा, आपका कीमती समय होगा। तो आप जो मुझे कीमती समय दे रहे हैं ना, तो मैं कैसे आपके भविष्य के साथ खेल सकता हूँ। बात समझ में आई ना? इसलिए मैं कोई आपको लॉलीपॉप नहीं थमा रहा कि 2 वीडियो बनाया उसके बाद गायब। समझ में आया? पूरे वीडियो को देखिए। मैंने कहा पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट बॉडी। तो ट्रांसलूसेंट बॉडी को समझिए किसे कहते हैं। देखिए फिगर के माध्यम से आप देख लिए होंगे, आप समझ गए होंगे कि फिगर के माध्यम से क्या होता है ट्रांसपेरेंट, क्या होता है ट्रांसलूसेंट, और क्या होता है पारदर्शी, क्या होता है पारभासी, और क्या होता है अपारदर्शी। तो जानिएगा ध्यान से कि पारदर्शी उसे कहते हैं जो आसानी से आर पार हम देख सकते हैं, है ना, जिसे हम आसानी से आर पार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपारदर्शी उसे कहते हैं जिसे हम आसानी से क्या, आसानी से भी नहीं देख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। और पारभासी किसे कहेंगे, उसे कहेंगे जिसे आंशिक रूप से देखा जा सकता है। किस रूप से, आंशिक रूप से देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। अब जरा ये तो समझाने के क्रम में हमने आपको ऐसे बताया, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आप कैसे बोलोगे जरा सा इसको समझिएगा। पारदर्शी पदार्थ उसे कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे ऐसे वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारदर्शी पदार्थ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बुआ कांच। क्या है, कांच, है ना, सबसे अच्छा उदाहरण है कांच। और कांच से प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे जल। जल से प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाती है। जल के बाद मैं बोलूंगा सफेद प्लास्टिक, सफेद प्लास्टिक, प्लास्टिक, सफेद क्या चीज,
सफ़ेद प्लास्टिक इत्यादि। ज़्यादा एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल काफ़ी है, इसके अलावा भी आप कुछ सोच सकते हैं। अगला है हुआ अपारदर्शी पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से नहीं हुआ। आसानी से क्या? आसानी से नहीं, तो आराम से क्या बोलिएगा कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब आर पार भी ना हो, जैसे हम बोल सकते हैं ईंट, लकड़ी, ये सब जैसा पदार्थ है इसे आसानी से क्या पार होता ही नहीं है। धातु, किताब, इन सारी चीज़ों से प्रकाश आर पार नहीं होती है। पारभासी पदार्थ किसे कहेंगे? तो बोलेगा वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार होती है। आंशिक का मतलब थोड़ा बहुत पार होता है, जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। कैसा कांच? घिसा हुआ कांच। अगला बोलेंगे तो तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। और भी बोल सकते हो दूध, क्या बोल सकते हो? दूध। और क्या लिख सकते हो? सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। इनसे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार होती है। देखते होंगे सूती वस्त्र को अगर आप आंख पर डाल लें, चेहरे पर डाल लें, तो बाहर की चीजें दिखाई देती है थोड़ी थोड़ी। सूती वस्त्र के अलावा ऐसा वस्त्र और भी अवेलेबल है जो सूती ना होके भी बाहर दिखाई देती है। मतलब मैं वस्त्र भी बोल सकता हूँ। तो घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, दूध, सूती वस्त्र, गोंद इत्यादि। बातें समझ में आई? तो ये कुछ डिफिनेशंस थे जिसे आपको जानना बहुत जरूरी था। तो अगला अब हेडिंग आ गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, अब स्टार्ट होता है प्रकाश का परावर्तन, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि शुरू में ही प्रकाश के परावर्तन को हेडिंग दे देते हैं। चलिए अब जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। तो 10 मिनट और समय लगेगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अगर समझना चाहते हैं तो, और सिर्फ रटना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स आपके एग्जाम में छपने वाला है सवाल। तो अब हम छोटा सा हेडिंग दिए हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन जरा सा समझिएगा। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं क्या बोला कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर, अभी ने सिखाया अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अगर नहीं सिखाते तो मजा आता, तो इसलिए सिखाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि किसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, अब आएगा एग्जाम में तो आप बोलेंगे कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये अपारदर्शक सतह है, मतलब कि एक साइड में रंगा हुआ है या कुछ पदार्थ होगा जिसे प्रकाश पार ना कर सके, तो आया और टकरा के आ गया, इसे लौट गया, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। आइए जरा इसे पूरा डिटेल से समझते हैं और तब इसके परावर्तन के नियम को जानेंगे और फिर मजा आने वाला है। तो आइए मैं कुछ फिगर बना के बताता हूँ कि फिगर कैसा होता है। हालांकि आपने फिगर देखा तो आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश के परावर्तन किस तरीके के लगेंगे देखने को। देख लीजिए फिगर कैसा होता है। तो आइए मैं समझाता हूँ, फिगर के माध्यम से समझिएगा। जैसे इसे कहते हैं हम लोग, देखिए इसे कहते हैं परावर्तक सतह, ध्यान दीजिएगा। इसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। ये एक आपका शीशा है, अपारदर्शक पदार्थ जिसको हम बना दिए हैं। अगर नहीं रंगेंगे तो प्रकाश आर पार हो जाएगा क्योंकि वह कांच का प्लेट हो जाएगा। तो आइए इसे बोलते हैं परावर्तक सतह। मतलब प्रकाश की किरणें आएगा और टकरा के जिस सतह से जाती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहा मैंने परावर्तक सतह, तो प्रकाश आई, और टकरा कर पुनः इसी दिशा में लौट गया। ध्यान देना, तो आया और टकरा के इस दिशा में चला गया, तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं।
आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे कहते हैं इसको। आइए इसे कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित, इसे बोलते हैं परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिव प्लेन। कौन सा प्लेन? रिफ्लेक्टिव प्लेन। और जब इन दोनों को आपस में जो बांटता है ना, ये दो आपस में जो बांटते हैं ना इनको, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब बोलते हैं। इसे अभिलंब कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, ठीक। इसे बोला जाता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। इसे बोलते हैं आपतित किरण, इसे बोलते हैं अभिलंब, और इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। याद रखिएगा ध्यान से, मेरी बात को समझना। अगर एक भी चीज रटना पड़ जाए तो बोलना। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जिस सतह पर से टकराती है उस सतह को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। और टकरा करके फिर उसी दिशा में लौट गया तो उसे कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और ये अभिलंब होता है हमारा। ये क्या होता है हमारा? अभिलंब होता है, इसे नॉर्मल कहते हैं। तो प्रकाश आती है और सीधा इसी से लौट जाती है। तो इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि दोपहर में हम लोगों को बाहर नहीं घूमना चाहिए धूप में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमारे माथे पर से सीधे परावर्तित होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं बूढ़ा बुजुर्ग कि आप लोग दोपहर में बाहर ना निकलें, इसी के कारण। ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं आपतन कोण। कैसे आपतन कोण बोलेंगे? आपतन कोण का परिभाषा क्या होगा समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, कौन सा कोण? आपतन कोण। तो ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ध्यान देना मैं क्या बोला। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। अगला पूछूंगा कि बताइए परावर्तित किरण किसे कहेंगे? तो आप बोलिए, सॉरी, परावर्तन कोण किसे बोले कहेंगे? परावर्तन कोण किसे कहेंगे? तो आप समझिएगा ध्यान से, इसे बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहेंगे? परावर्तन कोण। तो आप बोलिएगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसीलिए इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव प्लेन, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इसे बोलते हैं कलर। इसे क्या बोलते हैं? कलर। कलर माने क्या होता है? कलई, कलई, कलई या रजतित, रजतित, कलई या रजतित। कलर मतलब रंगा हुआ हो। रंगा किससे होता है पता है? लगभग सिंदूर और पारा से होता है। ये कलर किससे होता है? तो Hg + HgS, मतलब सिंदूर और पारा से रंगा होता है। सिंदूर और किससे होता है? सिंदूर और पारा का लेप लगा होता है। और सिंदूर और पारा के लेप को आप समझ गए होंगे, इधर लगा दिया जाता है। तो एक बार मैं पहले फाइनल कर रहा हूँ, जब तक फाइनल नहीं मज़ा नहीं आएगा, सीख लीजिए थोड़ा सा। मैंने आपको क्या कहा तो देखिएगा ध्यान से, बोलिएगा आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। सतह से टकरा के वापस लौटने वाली किरण क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर टकराएगा उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे, और जहां पे ये क्रिया होगी उस सतह को परावर्तक सतह कहेंगे। नीचे कलई या रजतित हुआ है। आपतन कोण किसे कहेंगे? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण किसे कहेंगे? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। बात समझ में आया? कोई बोलेगा परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो बोलेगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब क्या है? तो सीधी सी बात है, अभिलंब का क्या होता है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो भागों में बांटता है। वो क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अब जब इतना मैं समझाया ना, तब मेरी बात को समझिए क्या होने वाला है। अब मैं फिर से शुरू से हो रहा हूं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश, ध्यान देना है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शक सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। याद करना है यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। और दोनों नियम को इस फिगर के माध्यम से याद करेंगे, इसीलिए मैंने पहले फिगर बनाया, बाद में आपको बता रहा हूं कि नियम क्या होते हैं। बोलिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है तो सुनिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। फिर से सुनिएगा मैं क्या बोला, मैंने कहा आपको आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल एवं एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही तल एवं एक ही बिंदु पर होते हैं। फिर से मैं क्या बोला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल एवं एक ही बिंदु पर होते हैं। यह पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का। मैं पूछूंगा कि प्रकाश के परावर्तन को नियम बताओ जी। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं और यह कह सकते हैं कि एक ही बिंदु पर होते हैं। अगला बोलूंगा कि दूसरा नियम क्या है। ये तो पहला नियम आपने बताया, दूसरा नियम क्या है तो आप बोलिएगा दूसरा नियम के बारे में कि आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ये 60 डिग्री से आ रहा है तो ये भी आपका 60 डिग्री पर ही होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर ये 60 डिग्री का है तो इधर से लौटेगा भी कितना डिग्री से, 60 डिग्री से लौटेगा। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। यानी बोलिएगा आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। मतलब कोण आई और कोण आर का मतलब होता है इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन। यानी याद रखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए इसे आर द्वारा से डिनोट करते हैं, इसको आई द्वारा से डिनोट किया जाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम को क्या कहते हैं तो बोलिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल एवं एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा क्या बोला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि अगला टॉपिक आपका दर्पण होगा। क्या होगा, दर्पण। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दर्पण पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको सिस्टम से सजा के पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेज में बच्चों को पढ़ाता हूँ, और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। ऐसा नहीं कि आपके साथ मैं कम पढ़ाऊंगा और उनको ज़्यादा पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप भी किसी देश के नहीं, हमारे भारत के क्या हो, भविष्य हो। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको सही और सटीक और अच्छा ज्ञान दे। नहीं आएगा तो नहीं ज्ञान देंगे, बात खत्म। लेकिन कंटेंट मेरा ज़बरदस्त लाजवाब होगा, क्योंकि आपको रटने की ज़रूरत नहीं। मुझे क्या पढ़ाना है मुझे पहले पता होता है। मैं क्या बच्चों को पढ़ाऊँ, किस तरीके से पढ़ाऊँ कि बच्चे के दिमाग में उतर जाए, ये मुझे अच्छे तरीके से आता है। तो इसलिए मैं आपको बेहतर कंटेंट देने का कोशिश करूँगा। और अगले क्लासेज में जो चलेगी, तीसरा क्लास वीडियो जो प्रकाश का परावर्तन का, वहाँ से दर्पण शुरू करेंगे और दर्पण के बारे में आपको ज्ञान देंगे कि दर्पण क्या होता है। तो आप वीडियो के अंत तक हमेशा बने रहें और तभी आप मेरी पूरी बातों को सीख पाएंगे। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले पहला वीडियो देख लीजिए, तभी इस वीडियो को देखने का मज़ा आएगा। क्योंकि मैंने जो आपको पढ़ाया है प्रकाश का परावर्तन, और बहुत अच्छे से समझाने का क्या किया है प्रयास। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आपके एग्ज़ाम में। तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूं और बिना किसी स्वार्थ के। तो शायद आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो शायद मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दें, मेरे मित्र। तभी पढ़ाने में जुनून आएगा। जब लोग हमसे जुड़ते हैं ना तो एक अंदर से एक एनर्जी मिलती है, तब हम ज़्यादा अच्छा से और पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि आप अपना और आप अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।